हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 के जो भी हमने कंटेंट थ्योरी कंटेंट कंप्लीट किया उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। उसके साथ ही साथ सेम उससे रिलेटेड जो जीआई 2012 एग्ज़ाम था उसमें एमसीक्यूज़ आए हैं वो सब देखेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने चैप्टर 2 में नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ, वोल्टेज, करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, एसी एंड डीसी सप्लाई, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, इसके साथ ही साथ सेल एंड बैटरी, देयर डिफेक्ट एंड रेमेडीज़ के बारे में देखा है। थ्योरी इनकी कंप्लीट कर दी गई है। तो जो ग्रीन हाईलाइट किया है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, इसके साथ ही साथ जीआई 2012 में जो भी इनसे ये जो टॉपिक दिए गए इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आए हैं उनको देखेंगे। और सेकंड एमसीक्यू पार्ट में जो बैलेंस, सेल एंड बैटरी, डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज एंड 2018 पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। इसका पीडीएफ आपको लास्ट डे शेयर कर दिया गया था ताकि आप उस पर उसको एक बार रिव्यू कर सकें। उसमें कोई भी अगर करेक्शन हो, कोई भी एडिशन हो तो आप डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। वोल्ट वोल्टेज की रहती है, एम्पियर करंट, ओम्स रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट देखिए सेकंड, ईएमएफ मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ईएमएफ हम वोल्टेज में नापते हैं और वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सभी आपको जानकारी है। इलेक्ट्रिक करंट हम एम्स में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ये छोटे छोटे पॉइंट है बट कुछ क्वेश्चन इनसे बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। फिफ्थ देखिए, वर्क डन इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बाई। विद्युत परिपथ में किया गया कार्य किससे दिया जाता है। तो फॉर्मूला दिया गया है W इक्वल टू वी आई। फर्स्ट ये टाइपिंग एरर है, इसमें आप आई मेंशन कर लेना। ठीक है, ए में। तो W इक्वल टू वी आई, W इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, आई आर दिया है, वी इंटू आर दिया है। तो बी राइट आंसर होगा। किया गया कार्य ये होता है वोल्टेज और उसके आवेश के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूले आपको थ्योरी करते टाइम कंबाइन करके एक टेबल के द्वारा लिखवा दिया गया है। आप उसको प्रिंट करके डेली मॉर्निंग में, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से नहीं है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल को तो डायरेक्टली याद होगा, बट जो अदर ट्रेड से है वो नोट डाउन करके डेली उसको मॉर्निंग में या किसी भी टाइम आप उसको डेली रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत शक्ति पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है। पी इक्वल टू वी इंटू आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर। तो पी का आपको बताया गया है डी ऑल ऑफ दी अबव, तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। पी इक्वल टू वी आई है, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई आर पुट करोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, और आई की वैल्यू पुट करोगे तो वी स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 देखिए, ऊर्जा की इकाई। तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ऐसा ही इकाई जूल है। नेक्स्ट देखिए, एसी सप्लाई द करंट फ्लोज इन। तो एसी डीसी सप्लाई आपको करवा दिया गया है। तो ये एसी डीसी सप्लाई ये समय के साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अल्टरनेट्स इट्स डायरेक्शन, समय के साथ धारा की दिशा बदलती रहती है। फर्स्ट दिया हुआ है वन डायरेक्शन, तो ये डीसी सप्लाई होती है। सी दिया गया फ्लो ही नहीं होती है, डी कांस्टेंट, तो डी नहीं होगा, फ्लो होती है और समय के साथ दिशा बदलती है। नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ओम्स रेजिस्टेंस की एसआई इकाई ओम होती है। 10 देखिए, डीसी सर्किट पावर, पावर का फॉर्मूला आपको पी इक्वल टू वी इंटू आई बताया गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट जो होती है किलोवाट आवर्स। जो घरों में यूनिट मेजरमेंट होता है, बिल आता है यूनिट्स में, वो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। तो इंडिया में 50 हर्ट्स यूज होती है, अदर कंट्रीज में 60 हर्ट्स भी रहती है। ओम का नियम किससे व्यक्त किया जाता है। तो ओम का नियम आपको बताया गया है, वी इक्वल टू आई आर होता है, बट आपको हमेशा चारों ऑप्शन देखना रहता है। वो दूसरे फॉर्म में भी उसको, वो जो फॉर्मूला रहता है दूसरे फॉर्म में दिया रहता है कई बार। तो बी में देखिए, आर इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, तो उसी का फॉर्म है ये, वी इक्वल टू आई इंटू आर है, तो आर इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई कर दिया गया है, तो बोथ ए एंड बी। तो हमेशा आपको चारों ऑप्शन देखना ही है। अगर करेक्ट आंसर आपको फर्स्ट ही मिल जाए, सेकंड मिल जाए, फिर भी आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देखना है। ठीक है, बोथ ए एंड सी हो गया। करंट इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, सेम थ्रू आउट। ठीक है, श्रृंखला परिपथ में हर बिंदु पर समान होती है। 15 देखिए, समांतर परिपथ में वोल्टेज। अभी सीरीज में देखा है, अभी आपका समांतर परिपथ में देखिए, सेम अक्रॉस तो सीरीज के लिए होता है, जीरो नहीं होगा, डबल नहीं होगा। बी देखिए, डिवाइडेड इन अक्रॉस ब्रांचेज। पैरेलल सर्किट में ये क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं इसको, वोल्टेज। हाँ राइट है, ये वोल्टेज के बारे में पूछा गया पैरेलल सर्किट में, तो सेम अक्रॉस दी ब्रांचेज होगा। करंट सोच के बोल रहा था, फर्स्ट करंट के लिए पूछा गया था, सेकंड वोल्टेज, तो वोल्टेज समान होगा पैरेलल में, राइट है। 16 का देखिए, विद्युत प्रवाहक में यदि 10 सी चार्ज आपको दिया गया है 10 कूलम का और टाइम दिया गया 2 सेकंड, तो विद्युत धारा आपको निकालनी है। तो आई इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 10/2 5 एम्पियर आपकी विद्युत धारा। तो ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए ताकि आसानी से ये आप बना सके। एक परिपथ में 12 वोल्ट और 6 रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, तो आई निकालना है। तो आई इक्वल टू
ओम नियम से आई इंटू आर कर दोगे, वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आपको आई वी बाई आर हो गया 12/6 2 एम्पियर, 12/6 2 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 18, 100 जूल ऊर्जा दिया गया है, आवेश दिया गया है 10 कूलम, तो वोल्टेज निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया था, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो 100/10 तो 10 वोल्ट हो जाएगा। ये आपको यूनिट्स हमेशा ध्यान रखनी है, जूल्स में ही लेना है आपको। W इक्वल टू 100 जूल दिया आपको, आवेश 10 कूलम दिया है। अगर ये किसी दूसरे में दिया रहता है, जैसे दूसरी यूनिट्स ली गई रहती है, W इक्वल टू 100 किलो जूल है तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, या और कोई भी फॉर्म होगा तो जूल, और आवेश को कूलम में कन्वर्ट करके फिर पुट करना है फार्मूले में। नेक्स्ट देखिए 1960 वाट बल्ब 220 वोल्ट पर कितनी धारा खींचेगा। तो आपको आई निकालना है, P इक्वल टू वी आई, तो आई इक्वल टू पी डिवाइड बाई वाई। 60 आपको पावर दिया गया है, 220 वोल्ट है, डिवाइड करोगे तो 0.27 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा बी। 20 देखिए, एक परिपथ में 2 एम्पियर आई दिया गया है आपको, वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, और पावर निकालना है, तो P इक्वल टू वी आई से डायरेक्टली 10 इंटू 2 20 वाट। 21 देखिए, 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति का समय अवधि क्या होगा। टी निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको, तो टी इक्वल टू होता है 1/f, या f इक्वल टू 1/t। दोनों आप यूज कर सकते हैं, अगर समय दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो समय टी निकाल सकते हैं। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 1/50, तो 0.02 आपका समय हो जाएगा सेकंड। 22 देखिए, डीसी आपूर्ति में 10 एम्पियर आई दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है और टी दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा निकालना है, तो W इक्वल टू पी इंटू टी। पी डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो V और I दिया गया है, P इक्वल टू वी आई होता है वी आई इंटू टी। अभी तीनों वैल्यू आपको दी गई है, V 50 इंटू आई आपको 10 दिया गया है, इंटू 10 इंटू 5 सेकेंड, तो आपकी 2500 जूल। अगर ये किलो जूल में अगर आंसर दिया रहेगा तो 2.5 किलो जूल हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे 1000 से। नेक्स्ट देखिए 23, ये अभी हमने किया नहीं है, ये नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक में करेंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सर्किट इस 10, आरएमएस वैल्यू दिया गया है, पीक वैल्यू निकालना है। तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस √2 इंटू आई आर एम एस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14.14 आएगा। वैसे ये थ्योरी अभी हम नेक्स्ट जो करेंगे उसमें ये फॉर्मूले देखेंगे, अभी इसको किया नहीं गया है। 24 देखिए, पावर दिया गया है 100 और आवर्स समय दिया गया है टी इक्वल टू 10 आवर। तो आपको ऊर्जा खपत यूनिट निकालनी है, तो किलो वाट आवर में निकलेगी इसकी ऊर्जा। ठीक है, आवर्स आपको डायरेक्टली 10 दिया गया है और वाट 100 दिया गया है, ई इक्वल टू पी इंटू टी करिए, तो एनर्जी इक्वल 0.1 हो गया। इसको आपको 100 वाट को कन्वर्ट करना होगा किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 इंटू 10, तो 1 किलो वाट आवर। ठीक है, तो 1 किलो वाट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 25, डीसी जनरेटर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। 26 देखिए, 230 वोल्ट एसी आपूर्ति का आरएमएस मान, ये भी हम नेक्स्ट, अभी अभी नेक्स्ट थ्योरी में चैप्टर में देखेंगे। इसका 230 वोल्ट ही रहता है। कौन सा करंट दिशा के साथ साथ परिमाण भी बदलता है, तो ये आपको बताया गया, एसी करंट समय के साथ साथ परिमाण भी बदलता है, दिशा और परिमाण दोनों चेंज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। विच कंपोनेंट स्टोर्स एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडक्टर स्टोर करता है। और व्हाट इज द वेव फॉर्म ऑफ एसी, एसी का वेव फॉर्म आपको डायग्राम बना के बताया गया था, तो साइन वेव होती है, समय के साथ साथ परिमाण बदलता है, वोल्टेज वगैरह चेंज होती है। डीसी सप्लाई यूज की जाती है बैटरीज में। मेन लॉस इन ट्रांसफार्मर, तो ईडी करंट का लॉस होता है, इस बार ट्रांसफार्मर आपका ऐड किया गया है। लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइम ये ट्रांसफार्मर नहीं था, इसको भी हम आगे देखेंगे। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना, नोट डाउन डायरेक्टली। अभी कुछ जो एमसीक्यू जीआई 2012 में जो हमने अभी तक सेकंड चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट किए हैं उससे रिलेटेड देखिए। तो कुछ बच्चों का पूछना था कि इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या, तो देखिए 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का सही रूप है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो फर्स्ट को आई के फॉर्म में दिया गया है, आई इक्वल टू वी आर, तो ये वी बाई आर होना चाहिए था, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। वी इक्वल टू आई आर, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। 3 वी इक्वल टू आई आर, तो बोथ 2 और 3 राइट हो गया। अगर फर्स्ट में आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होता तो राइट होता। ठीक है, सेकंड देखिए, सीसा संचायक, द कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड बैटरी डिपेंड ऑन, ये आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो चार्ज रेट के ऊपर कैपेसिटी इसकी डिपेंड करती है। ठीक है, और अदर डिस्चार्ज रेट के बारे में दिया गया है। बैटरी से ऊर्जा निकालने की दर बैटरी की कुल उपलब्ध क्षमता को प्रभावित करती है, तेज डिस्चार्ज दर पर बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बैटरी का तापमान उसकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को प्रभावित करता है, उच्च या निम्न तापमान क्षमता को कम कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट घनत्व बैटरी की क्षमता का मापदंड है,
सही घनत्व सुनिश्चित करता है कि बैटरी अधिकतम क्षमता पर काम करे। चार्ज रेट बैटरी की क्षमता पर सीधा प्रभाव नहीं डालती है, हालांकि बहुत तेज या धीमी चार्जिंग लंबी अवधि की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, लेकिन यह उसका तत्काल क्षमता पर असर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना आपको। क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है, नॉट डिपेंड अपॉन। तो चार्ज रेट पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी तीनों पर करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आपको उसमें ऑलरेडी थ्योरी करवा दी गई है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, इसमें किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में सर्किट ऑलवेज, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी अभी हमने किया नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा थ्योरी का। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, आप अभी के लिए इसको लर्न कर लो। अपेरेंट पावर एक्चुअल पावर से ज़्यादा होता है। और क्या क्या होता है ये आप फॉर्मूला देख सकते हो। अपेरेंट पावर को एस से डिनोट किया जाता है, एस इक्वल टू वी इंटू आई से। और रियल पावर वास्तविक शक्ति पी आर लिख सकते हैं इसको, या पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, रिएक्टिव पावर क्यू प्रतिघाती शक्ति क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाई। ये अभी नेक्स्ट में देखेंगे। पावर ट्रायंगल के अनुसार एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इससे स्पष्ट है कि एस हमेशा वास्तविक शक्ति से अधिक ही होगा, क्योंकि एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एडिशन में क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी इज रेशियो ऑफ। ठीक है, फॉर्म फैक्टर भी नेक्स्ट में देखेंगे। इसका फॉर्मूला रहता है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाई अंडर रूट 2। इनकी दोनों की वैल्यू दी गई है आपको, इसको डिवाइड करेंगे तो फॉर्म फैक्टर आ जाएगा आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, और एवरेज वैल्यू 2 इंटू पीक वैल्यू डिवाइड बाई 5। दोनों को आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को इसमें फॉर्म फैक्टर इक्वल में पुट करेंगे तो आपका 1.11। ठीक है, इसको अभी हम थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट में। फिफ्थ देखिए, इन एन ओवर चार्ज लेड स्टोरेज बैटरी वुड कॉज। ज़्यादा चार्ज कर दोगे तो क्या होगा, हाईली गैसियस होगा, राइट है। लॉस ऑफ एक्टिव मटेरियल भी होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन बकलिंग। तो ये सभी इसमें आएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ज़्यादा चार्ज करने पे। तीन प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का आर है, मान आर दिया है, आर ओम, को त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तीन समान प्रतिरोधों को त्रिभुज में जोड़ा जाता है, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच का कुल प्रतिरोध एक प्रतिरोध और उसके समानांतर जुड़े हुए दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसको पैरेलल के अकॉर्डिंग देखिए, एक प्रतिरोध हो गया 1/r इक्वल टू, पैरेलल में होगा तो 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ r1 इक्वल टू r है और r2 इक्वल टू 2r ओम दिया गया है। तो इसलिए 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r। इसको सॉल्व करेंगे, r का वैल्यू 2/3 इंटू r हो जाएगा, 2r/3 ओम। नेक्स्ट देखिए, किरचॉफ लॉज अप्लीकेबल। इसका डायग्राम आप ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर लेना और ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, 7 देखिए, किरचॉफ लॉज अप्लीकेबल टू, इसमें रजिस्टिव किसी के बारे में जिक्र नहीं है तो सी हो जाएगा। एसी और डीसी सर्किट दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स हैज मोर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होगा, तो इसमें आपको पावर दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है। तो जिसकी शक्ति पावर कम लैंप वाला होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो R इक्वल टू हो जाएगा पी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो P की वैल्यू जितना कम होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। ठीक है, P की वैल्यू 40 वाट सबसे कम है, नहीं 25 वाट फर्स्ट। तो डायरेक्टली आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूले से आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, टाइम रहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 माइक्रोफेरेड समतुल्य होता है। तो 1 माइक्रोफेरेड डायरेक्टली आपको माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। ठीक है, 10 देखिए, ये सारे GI 2012 में आए हुए क्वेश्चन है। तो अभी तक जिनको डाउट था कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2018 भी आप देखोगे तो बेसिक ही आते हैं, क्योंकि इनमें सभी ट्रेडों के टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इसलिए इसमें बहुत डीप में नहीं दिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि डीप में इसको स्टडी करना काफ़ी टफ है। बट 1/3 क्वेश्चन डीप से भी आते हैं, 2/3 क्वेश्चन जनरली सिंपल रहते हैं। तो 10th देखिए, आपको 2 हीटर्स दिए गए हैं, 1000 वाट और 250 वोल्टेज दिया गया है। इससे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई बताई गई है। तो टोटल पावर आपको कैलकुलेट करना है, कितनी वाट होगी टोटल पावर। ठीक है, तो जब हम दो समान हीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका टोटल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो कुल शक्ति उसकी कम हो जाएगी। इससे ऊपर भी हमने देखा था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये आपका R होता है। तो दोनों अपोजिट रहता है, इसलिए इस प्रश्न में शक्ति 500 वाट हो जाएगी, जो एक हीटर की शक्ति का 500 वाट कैसे होगी देखते हैं, 1000 वाट। ठीक है,
तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर कम होगा, पावर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। प्रत्येक हीटर का प्रतिरोध R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। इसको सॉल्व करेंगे तो 62.5 ओम हो गया वैल्यू पुट करके। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध इनका R निकाल लोगे आप, ऐड कर लोगे 2 हीटर्स है तो 125 ओम हो गया। वैल्यू पुट करेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू आपने निकाल ली है, V आपको दिया गया है तो 500 वाट हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक बल्ब 100 वाट बल्ब 10 घंटे चलता है तो एक सप्ताह के लिए ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बार यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए। एक दिन का आपने निकाला था 100 वाट 10 आवर के लिए, तो 100 वाट को पहले आपको कन्वर्ट करना है किलो वाट में। 100 डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 0.1 किलो वाट हो गया, और 10 आवर्स दिया गया है तो इंटू करोगे तो 1 डे का आपका आ गया 1 किलो वाट आवर्स, मतलब 1 यूनिट डेली। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन के लिए इंटू 7 करोगे तो 7, 1 इंटू 7 7 यूनिट। तो राइट आंसर हो गया आपका ए 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट आवर है, न कि किलोवाट या घंटे। हमेशा शक्ति को किलोवाट में बदले और समय को घंटों में बदले ताकि ऊर्जा को किलोवाट घंटे में मापा जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको किलोवाट या आवर नहीं दिया रहेगा, कई बार मिनट्स में दिया गया, कई बार वाट्स में दिया गया, तो इनको किलोवाट, वाट को किलोवाट में, और जो समय दिया गया उसको आवर्स में कैलकुलेट करने के बाद इसको किलोवाट आवर्स आप कैलकुलेट करें। 12th देखिए, 1 एम्पियर आवर बेसिस द इफिशियंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी इज इन द रेंज ऑफ। एम्पियर घंटा दक्षता की प्रास पूछा गया है, ये आपको अभी बैटरीज के टॉपिक में करवाया गया था, तो 90 to 95% होता है एम्पियर घंटा। ठीक है, इनमें से ओम किसका मात्रक नहीं है? तो इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, ओम नहीं होता है। इम्पीडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये सभी आपके विद्युत धारा की मात्रा को प्रतिरोध, विरोध करते हैं इसका, तो इनको ओम में मापा जाता है सभी को। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 3, इंडक्टेंस हेनरी होता है। 14 देखिए, शुष्क बैटरी में निम्न में से कौन सा अर्ध पोलराइजर है होता है? तो बैटरीज में ये टॉपिक कवर किया गया है, क्रस्ट कार्बन, ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें पोलराइज के रूप में यूज़ किया गया था, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख के नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो ये था एमसीक्यू पार्ट 1, जो अभी तक हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस किए गए थे। तो इससे आपको ब्रीफ आइडिया लग गया कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम देखेंगे अभी एमसीक्यू कवर करेंगे, इससे बैलेंस जो सेल और बैटरी से रिलेटेड है उसके डिफेक्ट्स और रेमेडीज देखेंगे, साथ ही साथ जीआई 2018 में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे वो भी कवर करेंगे। तो इससे लगभग जो अप टू बैटरीज तक हमने देखा, तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं, और जो इस बार का चैप्टर 2 सिलेबस है उसमें 30 to 35 एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में एमसीक्यू पार्ट देखेंगे और उसके एमसीक्यू कवर होने के बाद हम आगे थ्योरी टॉपिक्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।